प्रतीक, ये क्या बात हुई? कल तुम्हें माँ को लेने के लिए आना था, तुम आए क्यों नहीं? मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर नहीं आए होगे। तुम्हें पता है ना, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। मुझे भी अपने परिवार के साथ घूमने जाना है। तुम तो अपने बीवी बच्चों को लेकर बड़े मजे से ससुराल हो आए, और मेरा क्या? जाते वक्त तुमने क्या कहा था? दीदी, इस महीने माँ को आप रख लीजिए, अगले महीने मैं रख लूंगा। भाई, इस तरह तो नहीं चलेगा। इंतजार में बैठी प्रतिभा अपने भाई प्रतीक से कह रही थी। प्रतीक बोला, अरे दीदी, 2 दिन पहले ही वहां से लौटा हूं, पूरा घर गंदा था। गरिमा से अकेले सब कुछ हो नहीं पाता, तो मैं उसकी मदद करवा रहा था। फिर मैं भी बहुत थक गया। मैंने सोचा एक दिन आराम कर लेता हूँ, फिर माँ को ले आऊंगा। ठीक है, आपने इस महीने एक दिन माँ को ज्यादा रख लिया, तो अगले महीने एक दिन मैं ज्यादा रख लूंगा। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? प्रतिभा बोली, बीवी की तुम्हें बड़ी चिंता है, पर माँ बहन की कोई चिंता नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के आज आकर माँ को ले जाओ, ताकि मैं कल निकल सकूं। अगर तुम उन्हें नहीं लेकर गए तो उनकी अगले महीने की पेंशन भी मैं ही रख लूंगी। फिर मत रोना, वो मेरी अकेली की माँ नहीं है, तुम्हारी भी है। इतना कहकर प्रतिभा ने गुस्से में फोन रख दिया। दूसरे कमरे में बैठी प्रतिभा की माँ विमला जी अपनी फूटी किस्मत पर रो रही थी। बेचारी, पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बच्चों को कभी कोई कमी नहीं होने दी। पूरा जीवन दुनिया के बच्चों को शिक्षा देती रही, पर अपने बच्चों के संस्कारों में ना जाने कहां चूक हो गई कि बच्चे बस माँ को हर महीने उसकी पेंशन पाने के लिए अपने पास रखते थे, और बदले में उनकी कितनी सेवा करते थे ये तो उनका ही मन जानता था। विमला जी यही सब सोच रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। माँ, आप अपना सामान बांध लीजिए, प्रतीक शाम तक आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। आप सामान समेटकर हॉल में रख दीजिएगा, ताकि मैं नौकरों से बोलकर इस कमरे की भी साफ सफाई करवा दूं। अब 1 महीने कमरा बंद रहेगा तो कहीं बदबू ना आने लगे। विमला जी बोली, बेटा, तुम तो 2 हफ्ते बाद लौट आओगी, तो मुझे यहीं रहने दो। यहाँ की रसोई का मुझे सब पता है, मैं खुद से खाना बनाकर खा लूंगी, और तुम्हारे आने से पहले सारी साफ सफाई भी करवा दूंगी। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रतिभा बोली, नहीं माँ, इस महीने आपको प्रतीक के साथ रहना है। याद है ना आपको, आपकी रिटायरमेंट के बाद आपका क्वार्टर खाली करते समय हमने यही तो तय किया था। अब आप बार बार ये सब बोलकर मेरा मूड मत खराब कीजिए। वैसे भी अभी मेरी पैकिंग नहीं हुई है। विमला जी बोली, बेटा, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बार बार किसी सामान की तरह मुझे यहाँ से वहां मत भेजो। कभी कभी तो लगता है मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। 2 बच्चे, 2 घर हैं, फिर भी स्थायी रूप से मेरा ही ठिकाना नहीं है। प्रतिभा चुपचाप मुंह बनाकर वहां से चली गई। शाम को प्रतीक माँ को ले जाने आया और बोला, दीदी, माँ की पासबुक बैग में है ना? प्रतिभा बोली, हाँ हाँ, बैग में ही है, और याद रखना अगले महीने 1 दिन बाद इन्हें वापस यहाँ पहुंचाना। प्रतीक बोला, चलो माँ, बैंक होते हुए चलेंगे, पेंशन के पैसे भी निकालने हैं, और फिर आपकी दवाई भी तो लानी है। बेचारी विमला जी सोच रही थी कि आखिर उनकी बीपी की दवाई में कितने ही पैसे लगते हैं। पेंशन के 30-35 हजार बेटा रख लेता है, और बदले में माँ के हाथ में बस दवाई रख देता है। सच कहते हैं लोग, जो माँ बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाती है, वही बच्चे बुढ़ापे में माँ को इस तरह ठग कर सोचते हैं कि शायद उन्हें पता ही नहीं चलता। घोर कलयुग है। प्रतीक माँ को पहले बैंक ले गया, फिर वहां उनसे मीठी मीठी बातें की, सबके सामने ये जताया कि वो माँ का कितना ख्याल रखता है। फिर पेंशन के पैसे लेकर सबके सामने माँ के हाथों में दे दिए, और बड़े प्यार से विमला जी का हाथ पकड़कर उन्हें वापस घर ले आया। विमला जी बेटे के घर पहुंची। बच्चे दादी को देखकर खुश थे, पर बहू गरिमा का चेहरा मानो विमला जी को देख फीका पड़ गया था। गरिमा प्रतीक से बोली, ले आए अपनी माँ को। अरे मैं तो कहती हूँ, लेने दो अपनी बहन को हर महीने की पेंशन का पैसा, और रखने दो इन्हें। अब जब तक ये यहाँ रहेंगी, ना तो हम कहीं जा सकते हैं, ना ही अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। कुछ परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते? प्रतीक बोला, जरा धीरे से बोलो, माँ सुन लेंगी। माँ पर महीने में 1000-2000 का खर्चा होता होगा, और जब बैठे बैठे 35,000 मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आज के समय में माँ जितनी पेंशन उठाती है, उतनी तो लोगों की तनख्वाह होती है। फिर प्रतीक विमला जी के पास आकर बोला, लाओ माँ, पैसे दे दो, गरिमा संभाल कर रख देगी, फिर जब जब आपको जरूरत होगी आप मांग लेना। विमला जी बोली, बेटा, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं,
जो कभी मेरे किसी सामान को हाथ नहीं लगाते, तो मेरे पैसे मेरे बैग में भी रह सकते हैं। गरिमा झट से बोली, माँ जी, बच्चे तो मेरे अच्छे हैं क्योंकि उन्हें मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं, पर नौकर चाकर की नीयत का कोई भरोसा नहीं। तो पैसे मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। विमला जी ने चुपचाप पैसे निकालकर बहू के हाथ में रख दिए। फिर क्या था, एक दो दिन बेटे बहू ने उनसे खाने के लिए पूछा। उसके बाद उनके कमरे में कोई झांकने तक नहीं आता था। सबके खाने के बाद नौकर 2 रोटी बची सब्जी में से थोड़ा सा अपने लिए रखता, थोड़ा विमला जी को दे देता, और विमला जी बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेती थी। करीब 10-15 दिन बाद गरिमा फ्रिज खोलकर सारा सामान चेक कर रही थी। फ्रिज में खीर रखी हुई थी। उसने नौकर से कहा कि खीर खराब हो जाएगी, आज मम्मी जी को रोटी के साथ यही दे दो। नौकर बोला, मेम साहब, पर यह खीर 2-3 दिन पहले की है। गरिमा ने आंखें दिखाई तो वो चुप हो गया और रात के खाने में उनको वही खीर खाने में दे दी। अगले ही दिन विमला जी की तबीयत खराब हो गई। सर्दी खांसी के साथ बुखार भी आ गया। दवाई की दुकान से कुछ दवाइयां लाकर प्रतीक ने विमला जी को दे दी। उनका बुखार तो उतर गया, परंतु कमजोरी और खांसी जाने का नाम नहीं ले रही थी, और रात होते ही उनकी खांसी बढ़ जाती थी, जिसकी आवाज से गरिमा की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। गरिमा प्रतीक से बोली, अब बहुत हुआ, मैं इन्हें यहाँ नहीं रख सकती। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मुझे और मेरे बच्चों को भी हो जाएगी। तो कुछ करो इनका, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अभी महीना पूरा होने में कुछ रोज बचे थे कि प्रतीक ने प्रतिभा को फोन करके अपने घर की स्थिति बताई। प्रतिभा बोली, मैं भी हर महीने के झंझट से परेशान हो गई हूँ, इसका कोई तो उपाय करना होगा। प्रतीक बोला, दीदी, अगर बात हम दोनों तक सीमित रहेगी तो एक बात कहूं? वो उत्सुकता से बोली, हाँ हाँ बोलो। प्रतीक बोला, क्यों ना माँ को इनकी उम्र के लोगों के पास पहुंचा दे। फिर प्रतीक ने अपनी पूरी योजना बताई और विमला जी को वृद्ध आश्रम भेजने की तैयारी करने लगा। प्रतीक ने विमला जी से 6 ब्लैंक चेक पर साइन करवाए और बोला, माँ, बार बार आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। पेंशन के पैसे मैं या दीदी निकाल लाएंगे। कल आपको कहीं लिए चलते हैं, वहां आपके जैसी बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी। देखना, वहां आपका दिल लगा रहेगा। विमला जी जानती थी कि अगर वो कुछ भी सवाल करेंगी तो उन्हें चुप करवा दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप हाँ कर दी, क्योंकि वर्षों बाद बेटा उन्हें कहीं ले जाने की बात कर रहा है। भोली माँ बेटे के मंसूबों को समझ ना सकी और बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया, ये कहकर कि हर महीने मैं और दीदी आपसे यहाँ मिलने आते रहेंगे और पर्व त्योहार में आपको घर ले चलेंगे। विमला जी कुछ सोचकर चुप हो गई, क्योंकि घर पर परिवार होते हुए भी वो वहां अकेली ही होती थी। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा बेटा, इसलिए तुमने 6 महीने के पेंशन के कागजों पर मुझसे दस्तखत करवाए। अच्छा ही किया, बस थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे देना, ताकि मुझे यहाँ किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। प्रतीक ने विमला जी को कुछ पैसे दिए और वहां से चलता बना। 6 महीने बाद, दीदी, क्या आप नहीं चलोगी माँ से मिलने के लिए? प्रतीक प्रतिभा से बोला। प्रतिभा बोली, बस 5 मिनट में मैं बस स्टैंड पर पहुंच जाऊंगी, तुम गाड़ी लेकर वहीं आ जाओ, वहीं से चलेंगे। आधे पौने घंटे बाद दोनों भाई बहन विमला जी के पास पहुंचे। बेंच पर बैठी विमला जी दोनों बच्चों का मुंह निहार रही थी और दोनों बच्चे उनसे हालचाल ले रहे थे। प्रतिभा बोली, क्या बात है माँ, यहाँ खाना पीना ठीक से नहीं मिलता है क्या? आप कमजोर लग रही है। वो अपने कांपते हाथों से बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं बेटा, सारी व्यवस्था अच्छी है। तभी प्रतीक बोला, नहीं माँ, लगता है आप जरूर कुछ छुपा रही हैं, हमें बताइए, हम मैनेजर से कंप्लेन करते हैं। विमला जी प्यार से बेटे के बालों को ठीक करते हुए बोली, बेटा, तुम दोनों ने मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था की है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा रुक कर विमला जी बोली, बेटा, क्या तुम मेरी पासबुक लाए हो? प्रतीक खुश होकर बोला, हाँ माँ, ये लो। विमला जी बोली, एक बात कहूं, बस पूछना मत कि मैं क्या करूंगी, पर मुझे 30-35 हजार रुपयों की जरूरत है। 30-35 हजार रुपए? प्रतिभा और प्रतीक ने संयुक्त स्वर में एक दूसरे को देखते हुए कहा। विमला जी बेटे के हाथ से पासबुक लेकर बोली, ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं यहाँ के मैनेजर बाबू को अपनी पासबुक दे देती हूँ, वो हर महीने मेरे पैसे निकालकर मुझे दे देंगे। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया
और अपने अपने पर्स से 15-15 हजार निकाल कर माँ को दे दिए। तभी बगल से गुजर रहे मैनेजर बाबू को विमला जी पैसे देते हुए बोली, मैनेजर बाबू ये लीजिए पैसे, और बड़े वाले कमरे में पंखा और कूलर की व्यवस्था करवाइए, और हाँ, एक फ्रिज भी मंगवा लीजिए, ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगले महीने अगर फिर से पैसे मिल गए तो एक अच्छे से कमरे में एसी भी लगवा दीजिएगा। मैनेजर बाबू बोले, पर विमला जी, कूलर और एसी की क्या जरूरत है? आप तो पंखा भी बंद करके सोती हैं, फिर ये सब किसके लिए? विमला जी मुस्कुराकर बोली, मैनेजर बाबू, मेरा तो वक्त कट गया, पर कल को अगर मेरे ये दोनों बच्चे यहाँ आकर रहेंगे तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। ये भीषण गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सुख सुविधा की आदत है। जैसे मुझे यहाँ पहुंचाकर मेरे बच्चों ने माँ के बुढ़ापे का इंतजाम किया, तो माँ अपने फर्ज से पीछे कैसे हट सकती है? पैसे देकर विमला जी उठकर वहां से चली गई तो दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोनों का आश्चर्य अवश्य हुआ, परंतु उनके चेहरे पर अवसाद व पश्चाताप की एक लकीर भी थी, जो कि उनके आने वाले भविष्य के चलचित्र को दिखा रही थी। विमला जी अपनी पासबुक लेकर अंदर चली गई। पीछे से बेटा बेटी मैनेजर से बोले, गलती से माँ पासबुक भी लेकर चली गई। मैनेजर बाबू बोले, वो गलती से आपका कुछ नहीं ले गई, जो उनका था वो वही ले गई है, और उन्होंने कहा है कि आइंदा से आप दोनों यहाँ मत आइएगा, जब भविष्य आपको यहाँ छोड़ जाएगा तभी आइएगा। दोस्तों, कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं जब वो अपने माता पिता को दे रहे हैं, कल वही उनके बच्चे उन्हें लौटाएंगे। अपना अंधकार वाला भविष्य वो खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।